पिशाच की बेटी। मोनी ओ मोनी, अब उठ भी जाओ लाडो, सूरज सर पे चढ़ाया है, कब तक सोती रहेगी। ये आवाज़ मोनी की माँ सपना की थी, जो कब से आवाज़ें लगा रही थी बेटी को उठाने के लिए, मगर मोनी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर सपना दौड़ती हुई उसके कमरे में आई। क्या हुआ लाडो? और फिर खुद ही बोली, क्या फिर से? हाँ मम्मा, वही सपना। सपना सोच में डूब गई, लेकिन फिर शांत होते हुए बोली, जा जल्दी से फ्रेश हो जा, तेरे लिए तेरा फेवरेट राजमा चावल बनाया है। मोनी बाथरूम में चली गई और सपना फिर से गहरी सोच में डूब गई। सपना सिंगल मदर थी। अविनाश के उसे छोड़कर जाने के बाद उसने उसे अकेले ही पाला था। सपना साइंस की प्रोफेसर थी। मोनी ने भी इसी साल उसके कॉलेज में एडमिशन लिया था। मोनी खुद भी साइंस स्टूडेंट थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, सो सपना ने भी उसकी बात मानकर उसकी इच्छा से उसे विषय चुनने दिया। वो यूं ही गुमसुम बैठी थी कि मोनी पीछे से आकर उसके गले में लिपट गई। क्या हुआ मम्मा, आज कॉलेज नहीं चलना है? रोज़ तो आपको मुझसे ज़्यादा जल्दी होती है। वह ध्यान से सपना को देखने लगी। सपना एकदम सामान्य होकर मुस्कुरा दिया और बोली, लाडो पहले खा तो लो। उसे डर था कि कहीं मोनी उसकी परेशानी भांप न ले, लेकिन शुक्र था कि मोनी को समझ नहीं आया। खाना खाकर मंजू को काम बता दोनों माँ बेटी कॉलेज के लिए निकल गई। पुणे की भीड़ भरी सड़कों पर आज ट्रैफिक भी सपना को कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। एक सिग्नल पर उसने कार रोकी। तभी न जाने कहाँ से एक किन्नर मोनी की साइड वाली खिड़की पर प्रकट हुआ। वो कुछ मांगता उसके पहले ही मोनी पर नज़र पड़ते ही डर से चौंक पड़ा। सपना ने उसे कुछ पैसे देने के लिए विंडो मिरर नीचे किया तो वो कुछ बोल रहा था। हाय हाय, ये किस बला को लिए घूम रही हो है बेटा? और बिना कुछ लिए तेजी से जैसे प्रकट हुआ था वैसे ही गायब हो गया। सपना अब कुछ ज़्यादा ही चिंतित हो गई थी। जो वो किन्नर अभी अभी कहकर गया था, शायद वो जानती थी कि वो किस बारे में बात कर रहा था। मोनी अब भी सकते में थी। मम्मा, वो मुझे बला कह रहा था। नहीं नहीं लाडो, तू भी कहाँ ध्यान दे रही है। ऐसे लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। कॉलेज आ गया था। कार पार्क करके सपना स्टाफ रूम में और मोनी क्लास में चली गई। अरे वाह मम्मा की लाडो आ गई। आइए राजकुमारी जी, आपका स्वागत है। ये आवाज़ मोनी की बेस्ट फ्रेंड पूजा की थी। दोनों में बहुत प्यार था। वैसे इनका पूरा ग्रुप था। पूजा, सौम्या, नमन, अतुल और सबसे खास रुद्र। अब रुद्र खास क्यों था? तो इसलिए कि पूरे कॉलेज का टॉप स्टूडेंट था वो। अमीर बाप की इकलौती संतान, स्मार्ट और सबसे बड़ी खासियत, वो इतना होने पर भी एकदम सरल और सौम्य था। ना किसी बात का घमंड, ना ही कोई बुरी आदत। कुल मिलाकर वो एक देव पुरुष की तरह ही था। मोनी उसे बहुत पसंद करती थी। वैसे तो मोनी एकदम मस्तीखोर और हंसमुख थी, पर आज उसके सुंदर मासूम चेहरे की हंसी गायब थी। वो अब भी उस किन्नर के बारे में सोच रही थी। तभी रुद्र ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, अरे मेरी शहजादी, आज इस शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? वो उसे शहजादी ही बुलाता था। तभी सौम्या बोली, लगता है इसे प्यार हो गया है किसी से, और हंसने लगी। अरे अरे सौम्या, ऐसा मत बोलो, वरना हमारा रुद्र तो अभी हार्ट अटैक से मर जाएगा। पूजा बीच में ही बोल पड़ी। सुनकर सारे एक साथ हंस पड़े। तभी प्रोफेसर सक्सेना क्लास में आए और सब चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए। तो स्टूडेंट, आज हम एक रोचक विषय पर बात करेंगे। तुम में से कौन कौन वैम्पायर्स यानी पिशाचों के अस्तित्व को मानता है? सभी स्टूडेंट हैरान थे कि आज सर को क्या हो गया है, ऐसे विषय पर चर्चा। खैर आधे स्टूडेंट ने हाथ ऊपर किए, जिसमें पूजा और रुद्र भी शामिल थे। मोनी हैरानी के साथ बैठे रुद्र को देख रही थी। जहाँ तक वो जानती थी, रुद्र ने कभी ऐसा कोई जिक्र उसके सामने नहीं किया था। तो क्या जानते हैं आप इस बारे में? प्रोफेसर ने सवाल किया। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और कहने लगा, सर मेरे गांव में पिशाच है, जिन्होंने कितने ही लोगों का खून चूसकर उन्हें मार डाला है। क्या तुमने उन्हें देखा है कभी? सर ने पूछा। नहीं सर, मेरे दादाजी बताते थे कि पिशाच होते हैं। तभी एक स्टूडेंट बोला,
अच्छा हुआ तूने नहीं देखा, वरना तू अभी यहाँ नहीं होता। सुनकर सारे ही हंसने लगे। साइलेंट हो जाइए, सर गंभीरता से बोले। रुद्र तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो? सर भूत प्रेत या आत्माओं का कोई एक ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने पढ़ा है दुनिया भर में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां रूह आत्माएं पिशाच अपना ठिकाना बना लेती हैं। कुछ देर रुककर रुद्र फिर बोला, लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखा है। वैसे तो इन पिशाचों के बारे में दुनिया भर में सिर्फ अटकलें ही लगाई जाती रही हैं, लेकिन फिर कुछ देर तक रुककर रुद्र बोला, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार इन मौतों के राक्षस को लोगों ने महसूस किया है। कईयों ने तो उन पिशाचों को मुर्दों का खून पीते देखा है। रुद्र की बातें सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक लड़का बोला, सर अगर पिशाच होते हैं तो हमारे बीच भी हो सकते हैं। हाँ बेटा, वो तू भी हो सकता है, अतुल उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। तो सभी जोर से हंस पड़े और वो बेचारा डर कर बैठ गया। प्रोफेसर सक्सेना बोले, जिन्हें विश्वास है वो मेरे साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। इस विषय पर मैं और मेरी टीम रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक गांव है, खैरथल। यहाँ पिशाचों के होने के निशान मिले हैं। हम 12 मार्च को चलेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों वो मुझसे आकर मिल सकता है। कहकर प्रोफेसर चले गए। सभी वापस अपने अपने ग्रुप में बैठकर इस नए टॉपिक पर बात कर रहे थे। रुद्र मोनी को लगातार देखे जा रहा था, जो अब तक रुद्र की कई बातों में ही उलझी थी। रुद्र, मोनी बोली, क्या तुम सचमुच इन सब बातों को मानते हो? रुद्र उसकी मासूम आंखों में झांकते हुए मुस्कुराया। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं भी पिशाच तो नहीं? रुद्र, मोनी इसको झिंझोड़ते हुए बोली, पागल हो, ऐसी बातें मत करो। हाँ रुद्र, तुम पिशाच भी हुए तो मोनी तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ेगी। अतुल बीच में बोल पड़ा और हो करके हंसने लगा। मोनी ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। अतुल एक पल को तो सिहर गया। उसे मोनी की आंखें सामान्य नहीं लगी। तभी पूजा बोली, तो फिर गाइस क्या विचार है चलने का? पिशाचों को देखने चलना है? मैं और मोनी तो जा रहे हैं, रुद्र बोला। और मैं और पूजा भी, अतुल ने कहा। लेकिन सौम्या अभी भी चुप थी, क्योंकि नमन कभी नहीं जाएगा। उसे पता था, क्योंकि नमन उसका भाई था और वो जानती थी कि वो कितना डरपोक इंसान था। क्यों सौम्या, नमन चल रहे हो ना? नमन ने अपेक्षाकृत जवाब दिया, नहीं कभी नहीं। अब सौम्या का मुंह उतर गया। वो जाना चाहती थी। रुद्र बोला, कोई बहाना नहीं, हम सब जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। रुद्र की बात टालने की किसी में हिम्मत नहीं थी, मगर रुद्र घर वाले मानेंगे क्या? नमन धीरे से बोला, उनको कौन बताएगा कि क्यों जा रहे हैं? कहेंगे कि कॉलेज टूर है, बस। अरे लेकिन 10 मार्च को तो हमारी शहजादी का बर्थडे है। रुद्र, 18 की हो जाएंगी मैडम। बालिग मतलब समझते हो ना? पूजा ने रुद्र की तरफ आंख मारते हुए कहा। मोनी ने जोर की एक धौल पूजा की पीठ पर जमाई और बोली, बहुत बोलने लगी है पूजी तू आजकल। फिर खुद ही शर्मा गई। सभी एक साथ ठहाका लगाकर हंसे और रुद्र बहुत ही प्यार से मोनी को देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। मोनी का घर। आज सपना का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मोनी उसके गले में बाहें डालकर बोली, मम्मा। हाँ लाडो, सपना ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। मम्मा आज तारीख कौन सी है? 7 मार्च, सपना ने जवाब दिया। और 2 दिन बाद क्या है? 10 मार्च, तेरा जन्मदिन। सपना को जैसे करंट लगा। मोनी का जन्मदिन, मतलब 2 दिन बाद मोनी 18 की हो जाएगी। फिर घबरा कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। है मुरली वाले, मेरी बच्ची की रक्षा करना। क्या हुआ मम्मा, आप खुश नहीं हो क्या? मैं बड़ी हो गई हूँ। नहीं मेरी लाडो, ऐसा नहीं है। प्यार से उसने मोनी के गालों को थपथपाया। तू बड़ी हो रही है, पर बचपना अब तक नहीं गया है। चल अब सो जा। जय श्री कृष्णा। सुबह सुबह मंजू ने दरवाज़ा खटखटाया। सपना नींद से उठकर दरवाज़ा खोल रही है। क्या बात है बेबी जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज फिर बेबी ने वो सपना देखा है क्या? आप इतनी देर तो नहीं सोती हैं। अरे सांस ले मंजू, सारे सवाल एक साथ।
मैंने कहा था आपसे एक बार चेन्नम्मा माई से मिल लो, मगर आप मानती कहाँ हो। मंजू बिना रुके बोले जा रही थी। अच्छा बाबा, आज चलते हैं बस। अब जल्दी से काम निपटा, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ, कहकर सपना अपने कमरे में चली गई। तैयार होकर उसने मोनी को आवाज़ लगाई, लाडो उठ जा अब। आंखें मसलती मोनी सपना के गले आ लगी। लाडो फ्रेश होके नाश्ता कर ले, मैं मंजू के साथ किसी काम से बाहर जा रही हूँ। सपना और मंजू एक बस्ती में पहुँच चुकी थी। सपना को उस बस्ती में थोड़ी घुटन हो रही थी। बेहद सकरा सा रास्ता था। मंजू उसका मुख देखकर सभी परेशानी समझ गई थी। मंजू बोली, माफ़ करना बेबी जी, हम गरीब लोग तो इसी तरह रहते हैं। सपना ने उसे देखा तो वो चुप हो गई। करीब 100 कदम चलने के बाद एक के कच्चे मकान के आगे मंजू रुक गई और पुकारने लगी, माई ओ माई, आजा मंजू, तेरी बीवी जी को ले आई। सुनकर सपना हैरत से मंजू को देखने लगी। मंजू बस गर्व से मुस्कुरा रही थी, जैसे वह कह रही हो, कहा था ना माई, सब जानती है। दोनों अब उस घर के अंदर थी। चारों तरफ चमकते त्रिशूल, लाल रंग की पोटलियाँ और ढेर सारी मोमबत्तियाँ लगी हुई थी। चिन्नम्मा माई काले चोखे में बड़ी बड़ी आंखें, जिनके आसपास झुर्रियों के गहरे निशान, और उन आंखों में गहरा मोटा काजल। ऐसा लग रहा था जैसे दरारों भरी दीवार पर किसी ने काला रंग पोत दिया हो। मोटी मोटी सफ़ेद भौहों और उनके बीच बड़ी सी लाल सिंदूर की बिंदी, गले में ढेर सारी रुद्राक्ष की मालाएं और उनमें लटकते चमकते त्रिशूल। कुल मिलाकर वो बेहद ही डरावनी लग रही थी। लेकिन वहाँ के माहौल में एक अजीब सी शांति थी, जो सपना ने शिद्दत से महसूस की थी। माई ने बैठने का इशारा किया। दोनों उसके सामने बिछे आसन पर बैठ गई। कुछ कहने को सपना ने होंठ खोले, मगर माई ने हाथ उठाकर रोक दिया। मैं जानती हूँ तू यहाँ क्यों आई है। सपना ने थोड़ा संकोच से मंजू की ओर देखा तो माई ने मंजू को बाहर जाने का इशारा किया। मंजू तुरंत बाहर चली गई। माई, अगर आप सब कुछ जानती हैं तो मेरे पति के बारे में भी सब जानती होंगी। माई ने सहमति से सिर हिलाया और बोली, तो चिंता ना कर बेटी, वो जग का रखवाला है, तेरा कृष्ण कन्हैया, उसने तेरी बेटी का रखवाला पहले ही भेज दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। इधर बाहर मंजू उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। उसे मलाल था कि उसे बाहर भेज दिया और मैं कुछ जान नहीं पाई। करीब 1 घंटे बाद सपना बाहर आई। उसके चेहरे पर अब सुकून था, फिर भी खतरा तो अभी टला नहीं था। मंजू ने रुद्र और पूजा को फ़ोन किया कि मोनी के बर्थडे की तैयारी करनी है। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है रुद्र। सपना ने रुद्र की ओर स्नेह से देखते हुए कहा, आंटी आपका आदेश जो था, और फिर मोनी का बर्थडे है, खास तो होना ही चाहिए। सारे मेहमान, मोनी के सारे दोस्त, सभी लोग आ चुके थे। मोनू ने केक काटा और सभी ने उसे विश किया। मोनी रुद्र के साथ डांस फ्लोर पे चली गई। सभी डांस कर रहे थे। तभी अचानक मोनी को उसके शरीर में खिंचाव सा महसूस हुआ और वो चीख कर बेहोश हो गई। उसकी इस हालत को देखकर सपना घबरा गई, लेकिन रुद्र ने सभी को शांत रहने का बोला और मोनी को गोद में उठाकर रूम में ले गया। पूजा और सौम्या मोनी के पास थी। रुद्र ने सपना से कहा, आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दोनों एक तरफ जाकर बातें करने लगे। रुद्र ने जो सपना से कहा उसे सुनकर सपना के चेहरे के भाव रंगों की तरह बदलने लगे। कभी वो हैरान होती, कभी डर जाती, कभी चैन की सांस लेती। कुछ देर दोनों इसी तरह बातें करते रहे। मम्मा, मोनी ने पुकारा। सपना उसके पास ही बैठी थी। रुद्र भी उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। सपना ने देखा, रुद्र की आंखों में आंसू थे, जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। मुझे क्या हुआ था मम्मा? कुछ नहीं लाडो, बर्थडे के चक्कर में ज़्यादा ही थक गई थी तू। मैं मेहमानों को देखती हूँ, तुम लोग इसका ख्याल रखो, कहकर सपना पार्टी हॉल में चली गई। हाँ तो शहजादी, तेरा इतना ही मन था कि रुद्र तुझे गोदी में उठाए तो यूं ही बोल देती। ये बेहोशी का नाटक करने की क्या ज़रूरत थी, कहकर पूजा शरारत से हंसने लगी। पूजा, रुद्र ने थोड़ा गुस्से में कहा, इस हालत में भी मजाक, हद है यार। सारी रुद्र,
पूजा उसे गुस्से में देखकर बोली, चल सौम्या, कुछ देर चकवे चकवी को अकेला छोड़ देते हैं। कहकर मोनी की तरफ आंख मार के वो दोनों बाहर चली गई। ओह मोनी, रुद्र ने तड़प कर मोनी को गले लगा लिया। वो भी कसकर रुद्र से लिपट गई। तभी मोनी को अपने गले से लटका चांदी का त्रिशूल महसूस हुआ। ये क्या है रुद्र, और ये हाथ का काला धागा मैंने तो नहीं पहना था। कुछ नहीं है शहजादी, तुम्हारी माँ का प्यार है ये, पहनने में कोई हर्ज नहीं, उनका दिल रखने को पहन लो। आज 12 मार्च सुबह के 7 बज रहे थे। मोनी, सारी पैकिंग हो गई लाडो? हाँ मम्मा। अरे आप कहाँ जा रही हो? ये बैग्स? सपना का सामान देखकर मोनी हैरानी से लगभग चिल्ला पड़ी। हाँ मैं भी चल रही हूँ, और तू चिंता न कर, प्रोफेसर सक्सेना के साथ उनकी कार से आ रही हूँ, तेरी आज़ादी में कोई खलल नहीं होगा। और कहकर मुस्कुरा दी सपना, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे डर और बेचैनी करवट ले रहे थे। सभी लोग मस्ती करते हंसते खेलते खैरतल पहुंच गए। वहां के डाक बंगले में उन सभी के रहने का इंतजाम था। शाम हो चली थी। गांव की ठंडी ताज़ी और साफ हवा सभी को आनंदित कर रही थी। सब लोग खाना खाकर फायर कैंप की तैयारी में जुट गए।